मैम, आपका नाम और आप जिस संस्था से जुटे हुए हैं उसका एक बार नाम स्टेट कर दीजिए फॉर द रिकॉर्ड। मेरा नाम संगीता टेटे है और मैं असम की हूँ और मैं आवा ऑल आदिवासी वीमेन एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये संगठन आदिवासी महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहा है। जो बगान में है वर्कर्स हैं, जो बस्ती में भी है, जो अपना राइट्स और एंटाइटल्समेंट से वंचित है, तो उन अधिकारों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, आप मेरे हिसाब से आप काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं मूवमेंट से, और हमने आपका लेक्चर भी सुना पूरा नेशनल मीटिंग के टाइम। तो आपने बताया था कि आप काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं और ये आपका पर्सनल स्ट्रगल भी रहा है और ये मूवमेंट आपके लिए बहुत पर्सनल है। तो आप बता सकते हैं कि क्या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इस मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए या स्पेसिफिक इशू में काम करने के लिए? एक तो इंस्पिरेशन अगर हम बोले तो मेरा ये सोशल फील्ड में मेरा एक नॉलेज नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इतना सारा मुद्दा है कम्युनिटी में। लेकिन ये काम करने के लिए मेरा माँ उसने मुझे इनकरेज किया था। जब मुझे एक कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए जब एक अपॉर्चुनिटी मिला था, और जब वो काम जब हम करने लगे तो वहाँ पे जो सिचुएशन देखा, मेरा कम्युनिटी में जो इश्यूज सब थे, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस था, और फिर डिस्क्रिमिनेशंस को भी देखने को मिला कि हमारे कम्युनिटी के ऊपर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है। फिर बगान में देख रहे हैं कि अगर टाइम में लोग वर्कर्स काम नहीं पहुंचते हैं तो वो लोग खुद एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब उन लोग को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये सब चीज़ जो मतलब जो वो सिचुएशन था, जो वो चीज़ हमको बहुत एक टच किया कि हाँ, मतलब ये सब के ऊपर काम करना है तो हम ही लोगों को करना है। अपना कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो हम ही लोगों को करना है और कोई नहीं करेगा। और ये चीज़ मतलब एक हौसला दिया कि हाँ, अपना कम्युनिटी के लिए हमको खुद करना है। मैम, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या केस होगा जो आपने, क्योंकि इतने सारे केसेस के साथ डील किए हैं और इतने सारे एक्टिविस्ट के साथ आप टच में हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या स्पेसिफिक कोई केस होगा जो आपको याद रहे या याद आए, ऐसा कुछ जो जिसने आपको स्पेसिफिकली इंस्पायर किया हो? इस तरह बहुत सारा केसेस तो है। जब हम लोग संगठन होके जब हम लोग एक बच्चा को भी रेस्क्यू करते हैं, वो चीज़ बहुत इंस्पायर किया है। जब एक जो महिला लीडर्स हैं हमारे संगठन के, जब वो लोग भी अपना राइट्स के ऊपर, अधिकार के ऊपर जब वो लोग आवाज़ उठा रहे, वो भी चीज़ बहुत इंस्पायर किया है। और साथ ही साथ में जब ये देखने को मिलता है कि विमेन लीडर्स जो लोग कभी भी पुलिस के साथ मतलब एक नेटवर्किंग रेस्क्यू करने में, जो कभी पुलिस स्टेशन गया नहीं है, पुलिस के साथ भी बात नहीं किया, लेकिन संगठन के माध्यम से वो लोग बात करना शुरू किया है, वो चीज़ भी बहुत इंस्पायर किया है। तो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारा छोटा छोटा जो काम में जो हम लोग सफलता पाए हैं, वो चीज़ हम बहुत इंस्पायर किया है कि और करना है। मैम, आपने जैसा मेंशन किया कि पुलिस के साथ जो रवैया है वो आपको देखने को मिला कि कैसे विमेन लीडर्स जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं पुलिस स्टेशंस में। तो आपको क्या लगता है कि जब से आपने एक्टिविज्म शुरू किया था या जब से आप इन्वॉल्व हुई थी मूवमेंट के साथ और आज के बीच में कोई आपको फ़र्क दिखता है कि पुलिस का रवैया कैसा था पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस के टाइम पे और अभी क्या है? तो इसमें आपको कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क कि बेहतर हो रहा हो या सेम हो या और भी बुरा हो गया हो? ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हैं जहाँ पे हम लोग को जब महिलाएं अगर कुछ ट्रैफिकिंग का केस लेके जाते हैं तो पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करते हैं वहाँ पे कि ये तो केस दूसरा स्टेट क्या है, ये आप दूसरा स्टेट में जाके आपको एफआईआर करना चाहिए। लेकिन उस जगह में जब वो अप्रोच करते हैं संगठन को, मूवमेंट को कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, आप लोगों का मदद चाहिए,
और जब हम लोग जाते हैं तो वो इवन पुलिस पर्सनल भी हम लोग को वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। कारण यही है कि क्योंकि हम लोग एक मूवमेंट ग्रुप के हैं, हम लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो वो चीज रिकॉग्निशन मतलब संगठन में जो रिकॉग्निशन मिलता है वो विजिबल होता है जब हम लोग ये ऑफिस सिर्फ पुलिस स्टेशन सिर्फ नहीं, लेकिन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उस ऑफिस में भी जब जाते हैं तो वी गेट रिकॉग्निशन, जो पहले होता नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक आइडेंटिटी दिया है कि हाँ ये लोग वीमेन लीडर्स है, ये लोग कर सकता है, ये लोग कर रहा है। तो वो लोग भी हम लोग का जो जिस तरह का हम लोग काम करते हैं उसको देख के वो लोग भी मतलब बहुत हम लोग के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और एक जो एटीट्यूड उसमें बदलाव देखे हैं। मैम आपने आंसर कर ही दिया है, पर एक और बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रॉडली क्या क्या करता है और किस किस एरियाज में इन्वॉल्व है, और ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है कि आगे जाके क्या करना है, अगर उसके बारे में थोड़ा आप हमको बता दें तो। आदिवासी महिला संगठन एक आदिवासी महिलाओं का संगठन है, और इसका मिशन ये है कि आदिवासी महिलाओं के राइट्स के ऊपर काम करना। और जैसे कि पहले जब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ उस टाइम में सिर्फ हम एक ही माइंड में था कि महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम लोग अपना मुद्दा रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। घर में भी हम लोग को वो डिसीजन लेने का वो अधिकार नहीं था। और फिर लड़कियों का एक हमेशा कम्युनिटी में ये था टैग था कि लड़की तो दूसरा घर में जाएगा, शादी करेगा, उसको पढ़ा लिखा के क्या करेगा, ये कम्युनिटी में एक सोच एक था। तो ये इसी सोच को बदलने के लिए संगठन को मतलब बनाया गया और एक प्लेटफॉर्म दिया आदिवासी महिलाओं को कि ये एक संगठन है जहाँ पे आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने इश्यूज को, और हम लोग जॉइंटली हम लोग उसको आवाज़ दे सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ हम लोग देखें कि इश्यूज इसके बियॉन्ड है, जैसे कि ट्रैफिकिंग सब हो रहा है, फिर चाइल्ड लेबर बगान में बहुत सारा बच्चे लोग बगान में काम कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, अर्ली मैरिज हो रहा है, और ड्यू टू अल्कोहलिज्म वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर लैंड का भी इश्यू था जहाँ पे मानी पैसा पुरुष पैसा लोन लेने के कारण से पैसा जब उधार नहीं दे पा रहा है तो जमीन को वो बेच रहा है, जहाँ पे फिर एक महिला को मतलब वो भुगतना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे मतलब काम जैसे करते गए इश्यूज भी नया नया निकलते गए, मतलब उभरने लगा, और वैसे ही इश्यूज को भी लेके संगठन काम करने लगा। और फिर देखिए कि लार्ज चंक में जो महिलाएं हैं वो बगान में काम करते हैं, तो महिलाओं का अधिकार भी जब हम देखें कि बहुत वायलेट हो रहा है प्लांटेशन में, जहाँ पे उसको काम करने के वर्क प्लेस जगह में उसका टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है, तो जब मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसका तो उसको नाला में ड्रेन में जाके उसको क्लीन अप करना पड़ता है, जो हाइजीनिक नहीं है। तो वो सब इश्यूज को हम लोग देखे कि बगान में ये टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, क्रैश हाउस नहीं है, जहाँ पे क्रैश हाउस होना चाहिए, क्योंकि माँ अपना छोटा बच्चा को घर में अकेले नहीं छोड़ सकता है, तो इसीलिए बड़ा बेटी को बच्चा दिखने के लिए उसको रख देता है। और फिर डायरेक्टली ये होता है कि वो लड़की ही टारगेट हो जाता है, एंड देन उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है अपना भाई या बहन को देखने के लिए, और उस प्रोसेस में उसका धीरे धीरे वो ड्रॉप आउट होके फिर अर्ली मैरिज का वो सिचुएशन हो जाता है। तो इस तरह का मुद्दा हम लोग देखें कि मतलब एक इशू बहुत सारा इशू के साथ कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे हम लोग वर्कर्स राइट्स के ऊपर भी हम लोग काम करना शुरू किया, वर्कर्स के बीच में हम लोग बात भी करना शुरू किया कि ये आप लोग का अधिकार है, ये अधिकार आप लोग का ही है, और आप लोग अपना अधिकार को डिमांड करना आपका हक है। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि एक लेयर ऑफ मार्जिनलाइजेशन नहीं है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन है।
पेमेंट ऑफ वेजेस का तो प्रॉब्लम है ही, मिनिमम वेजेस का प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी उनको बेसिक राइट्स नहीं है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन नहीं है, उसके ऊपर शोषण होता है, उनके ऊपर यौन शोषण होता है, वर्बल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, जॉब इनसिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैम ये आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि इसमें आपको क्या लगता है कि कोर्ट्स का क्या रोल हो सकता है उसमें, या इस चीज़ को हम लिटिगेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोर्ट कैसे इंटरवीन करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? जब लॉ का बात आता है, इट इज़ ऑलवेज ये देखा गया है कि अगर लीगल हेल्प भी ले तो हमेशा लेबर एज फार एज जितना मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है और इतना साल काम करने का जो एक्सपीरियंस है, शायद हमें बहुत ज़रूरत है एक अच्छा लॉयर जो लेबर राइट्स के ऊपर डेडिकेटली मतलब वो काम कर रहा है। क्योंकि आसाम में एक लॉयर डेडिकेशन मतलब पूरा डेडिकेट करके लेबर राइट्स के ऊपर काम करने वाला पता नहीं है कि नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत सारा इश्यूज जब लेबर राइट्स वायलेट हो रहा है तो उसके ऊपर बहुत कम ही लोग पता नहीं भी है। तो इसलिए लॉ का बात जब आता है, कोर्ट क्या करे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको पता नहीं किस तरह का लॉ हम लॉ का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर लॉ का हेल्प ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को पुश कर रहा है कि ये गवर्नमेंट देखे, अगर गवर्नमेंट को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो ये टी इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस बीच में एक्चुअली हम लोग वर्कर्स का जो राइट्स है वो बीच में लटक गया है। मैम बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका कोई मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर आप फ्यूचर जनरेशन को कुछ बोलना चाहें, जो यंग लॉयर्स हैं हमारे HR में काम करते हैं या बाकी NGOs में काम करते हैं, जो यंग लॉयर्स हैं जो लेबर लॉ में इंटरेस्टेड है और वुमेन्स राइट्स में भी इंटरेस्टेड है, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? वर्कर्स इश्यूज एक बड़ा इशू हो गया है जहाँ पे सिर्फ हम लोग ही लड़ाई कर रहे हैं, और इसमें हम बहुत सारे लोगों का सपोर्ट कोलैबोरेशन ज़रूरत है। लीगली भी हम लोग को ज़रूरत है, उन लोगों का सपोर्ट, वर्कर्स का कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए भी हम लोग को सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। लीगल एम्पावरमेंट करने के लिए भी हम लोग को बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस और HRLN का भी इसमें एक्सपर्टीज़ है। तो ये सपोर्ट अगर मिलता है तो हम लोग मिलके वर्कर्स को एम्पावर्ड कर सकते हैं, उन लोगों का जो राइट्स है उसको एडवोकेट करने के लिए। आप चाहेंगे कि ये कोई स्पेसिफिक इशू है जो वुमेन्स राइट्स और लेबर राइट्स को जो मर्ज करती हैं, कोई स्पेसिफिक इशू जो लॉयर्स ले पाएँ अभी फ़िलहाल, या रिसेंट ऐसा कोई केस हुआ हो जो हम आगे टेकअप कर पाएँ? जो रिसेंट जो हुआ है, जो हम लोग वेज को लेके जो इतना साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वेज इज़ वन फैक्टर जहाँ पे बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। क्योंकि महिलाएं हैं जो 70 to 80% जो वर्कफोर्स है टी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं और घर चला रहे हैं उसी पैसा से, और इतना कम वेज में एक घर चलाना मुश्किल है। अगर वो चाहे भी एडुकेशन, अच्छा एडुकेशन अपना बच्चा को दे तो इतना कम वेज में वो एडुकेशन नहीं दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रीम करते हैं कि इंजीनियर या नर्सिंग के लिए जाए ट्रेनिंग के लिए, या टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाए, क्योंकि लेकिन ये फाइनेंशियल कंडीशन को लेके वो लोग नहीं जा पाते हैं। एंड देन फिर ये हो जाता है कि अल्टीमेटली वो भी एट लास्ट बगान में ही काम करने जाते हैं। तो वेज एक वर्कर का लाइफ में वो अगर इंक्रीज होता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और फिर वो कम्युनिटी भी हेल्दी रहेगा एंड दे विल बी मोर एडुकेटेड। तो आप कह रहे हैं कि अगर मिनिमम वेजेस एक ऐसा इशू है जो अगर हम उसको टैकल कर पाएँ तो बाकी उसके जो रिपलिंग इफेक्ट्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा भी प्रेसिंग इशू है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे हमसे बात करने के लिए।